अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम के एक अजीम योद्धा के बारे में जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ इस्लाम के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास के एक मशहूर तरीन फातहीन और हुक्मरान में से है। 1137 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तकरियान में पैदा हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ोर क़यादत अय्यूबी सल्तनत में मिस्र, शाम, इराक, यमन, हजज और दरियाए बकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी, जुर्रत, हुस्न खल्क, सखावत और बहादुरी की न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी बड़े ही अदब और एहतराम की निगाह से देखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को यूरोप की फौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को उनसे रिहा करवा लिया था। नस्लन कुदर के सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 ईस्वी में तकरियात खुदरिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो फिलहाल इराक में शामिल है। शुरुआत दौर में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। मिस्र को फतह करने वाली फौज में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी शरीक रहे थे और फौज के सिपाहसालार शेरकुर सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया था। उन्होंने 569 हिजरी में यमन भी फतह कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बचपन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बचपन से ही हाफिज़ कुरान भी थे। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तकरीत में पैदा हुए थे। ये वही शहर है जहां बाद में सद्दाम हुसैन जैसे शेर भी पैदा हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी की अगर हम बात करें तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी जवानी के दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन जब 1164 में उन्होंने मिस्र को फतह कर लिया था तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें ही मिस्र का शासक बना दिया। उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया और सऊदी अरब को लेकर इराक, सूडान, शाम यानी सीरिया, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद बादशाहत पर कायम हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी शुजाअत में नूरुद्दीन जंगी की भी बाजी ले गए। उनमें फतहयाबी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की फतह उनकी सबसे बड़ी तमन्ना थी। मिस्र फतह करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 ईस्वी तक मुल्क शाम यानी सीरिया, मोसुल, हलब वगैरह ये फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। उस दौर में सलीबी सरदार रेनॉल्ट के साथ चुका था यानी एग्रीमेंट हो चुका था। इस वजह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये वादा महज कागजी ही था। दुनिया में सबसे अधिक अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करने वाले हुक्मरान थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के पहले ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा अस्पतालों और स्कूलों को बनवाई थी। उन्होंने जो अस्पताल बनवाए थे उनमें दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स काम करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पहला शिक्षा बजट, एजुकेशन बजट जो होता है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने ही तलबाओं यानी स्टूडेंट के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा का आगाज किया उसी के नक्शे कदम पर आज पूरी दुनिया चलती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी भी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रेशमी लिबास भी नहीं पहना था। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक खेमे में गुजार दी यानी टेंट में रहकर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंसाफ के बारे में अगर हम बात करें तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख के सबसे इंसाफ पसंद बादशाह कहलाते हैं। उनके दरबार में हर इंसान को आने की खुली इजाजत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हफ्ते में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज भी बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंसाफ पसंदीदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई लोग भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह करते ही ईसाइयों और यहूदियों की माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी बल्कि साथ ही साथ
ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام بھی کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس ویوہار سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے راج میں مصر دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے دور میں دمشق اور قاہرہ کے اسپتالوں میں دنیا بھر سے لوگ اپنا علاج کروانے کے لیے آتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، دنیا کے مشہور ویگیانک ایڈلارڈ نے سائنس کی پوری شکشا بھی مصر اور سیریا سے ہی حاصل کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دوارا ستھاپت کی گئی سلطنت ایوبی میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ اس سمے میں موتیابند کا سب سے بہترین علاج بھی مصر میں ہی کھوجا گیا تھا۔ وگیان کے شیتر میں صلاح الدین ایوبی کا یہ اہم یوگدان صلاح الدین ایوبی کے سمے میں ابن البیتار نے 300 سے ادھک دواؤں کے کھوج کے بارے میں لکھی کتاب المغنی اور کتاب الجامی کو 17ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ جیسی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ مصر اور سیریا کے پہلے ایسے سلطان تھے جنہیں اسلام کا آغوشت خلیفہ کہا جاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کے لیے 16 جنگیں لڑی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے بہادر بادشاہ صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں وہ اپنے ساتھ میں ہر آپ کو رکھتے تھے تاکہ جب بھی بیت المقدس کو فتح کیا جائے تو محراب کو اپنے ہاتھوں سے ہی مسجد اقصیٰ میں لگا سکے۔ 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو یہ محراب صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے ہی مسجد اقصیٰ میں ثابت کیا گیا۔ تقریباً آدھی سے بھی زیادہ دنیا پر راج کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس دور کے ایسے بادشاہ تھے جو اپنی ساری دولت غریبوں اور یتیموں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی حج نہیں کر پائے، کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسے سے ہی حج کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اتہاس میں سب سے بڑی اور خطرناک جنگ لڑنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو بھی ہرا دیا تھا۔ اس فوج کی طاقت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں دنیا بھر کے قریب 6 لاکھ سے زیادہ عیسائی شامل تھے، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروپ بھی صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک شارٹ ہسٹری جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہماری ہسٹری کے بارے میں معلوم پڑ سکے جو کہ آج ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں۔